हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो जावा प्रोग्रामिंग के संबंधित होगा और ये हमारा पार्ट 5 होगा। और आज हम लोग सीखेंगे कि जावा में जो कंट्रोलिंग स्टेटमेंट होते हैं उस कंट्रोलिंग स्टेटमेंट के अंतर्गत पहला जो स्टेटमेंट आता है वो इफ एल्स है, दूसरा स्विच होता है और आगे लूप्स वगैरह होते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जावा में इफ स्टेटमेंट का हम लोग प्रयोग कैसे करते हैं या इसका मकसद क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानें कि जावा में इफ एल्स स्टेटमेंट का प्रयोग हम लोग करते कब है और इसका प्रयोग कैसे होता है। तो देखिए, जब आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं किसी भी लैंग्वेज में तो आपके प्रोग्राम में एक से अधिक स्टेटमेंट्स होते हैं, कोड्स होते हैं। तो जब आप उसे कंपाइल करके एग्जीक्यूट करते हैं तो टॉप टू बॉटम वन बाय वन आपके सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो ही जाते हैं। पर अगर किसी स्थिति में आपको ये लगता है कि हमारे प्रोग्राम का कोई एक विशेष स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, मगर एग्जीक्यूट कब हो उसके लिए एक शर्त आप लगाना चाहते हैं और अगर वो शर्त का मूल्यांकन ट्रू होगा तो ही वो स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट हो। तो ऐसे स्थिति के लिए हम प्रोग्राम में यूज करते हैं इफ स्टेटमेंट को। और इफ स्टेटमेंट की भी चार वैरायटी मिलती है। एक केवल इफ स्टेटमेंट होता है, एक इफ के साथ एल्स आता है, और एक इफ एल्स इफ आता है, और एक नेस्टेड इफ आता है। तो ये चार रूप हैं, वैरायटीज हैं हमारे इफ स्टेटमेंट के। और ये सारे लैंग्वेजेस में होते हैं। अगर आपने C++ पढ़ा होगा या आगे आप पाइथन वगैरह पढ़ेंगे या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करेंगे, सब में आपको इफ स्टेटमेंट मिलता ही है। तो यहां लिखा हुआ है जैसे कि जावा का इफ स्टेटमेंट का प्रयोग होता है कंडीशन का मूल्यांकन करने के लिए। ये जो भी कंडीशन चेक करेगा वो बूलियन टाइप का होना चाहिए, मानी जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स आए। और इसके ये चार वैरायटीज हैं जो हम आप यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चारों के बारे में चर्चा कर लें, उसके सिंटेक्स को देख लें कि क्या होता है। फिर हम लोग सीधे चलेंगे जावा के एडिटर में और अपने प्रोग्राम को बना बना के वहां हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमारा जो इफ स्टेटमेंट होता है इसको जब भी आप यूज करेंगे तो इसके साथ एक कंडीशन लिखेंगे। मस्ट है कि जो कंडीशन लिखा जाए वो लॉजिकल हो, बुलियन हो, मीन्स उसका जो आंसर आएगा वो ट्रू या फॉल्स आए, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, नॉट इक्वल, ऐसी बातें इसमें होनी चाहिए। और इसके ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेस में जो भी स्टेटमेंट लिखे होंगे ये तभी ही एग्जीक्यूट होंगे जब कंडीशन का मूल्यांकन ट्रू होगा। तो अगर कोई कोड है, चाहे वो एक लाइन का हो या एक से अधिक, उसे आप चाहते हैं कि ये किसी विशेष परिस्थिति में ही एग्जीक्यूट हो, अन्यथा ना हो, तो आप इफ स्टेटमेंट का प्रयोग करेंगे। इफ स्टेटमेंट में क्या होता है कि इसका फॉल्स ब्लॉक नहीं होता है। आप जितने भी जॉब कराना चाहते हैं अलग अलग इफ लगा के इंडिविजुअली उनको हमें चेक कराना होता है। अगर हम आप इसे डायग्राम के रूप में देखें, फ्लो चार्ट के रूप में देखें, तो आपका एक कंडीशन होगा। अब कंडीशन जब भी आप लगाओगे तो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर ट्रू है तो जो भी इफ के ब्लॉक में है उसको एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद जो प्रोग्राम है वो करेगा। और अगर फॉल्स है तो इफ वाले ब्लॉक को इग्नोर करके जो आगे इफ ब्लॉक के लिखा हुआ है उसे वो एग्जीक्यूट करेगा। तो ये एक फ्लो चार्ट है, डायग्राम है, जिसमें डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा है कि इफ स्टेटमेंट कैसे काम करता है। अब अगर आप केवल इफ लगा रहे हैं तो ट्रू ब्लॉक आप बना रहे हैं मगर फॉल्स ब्लॉक उसका नहीं बन रहा है, तो ऐसे स्थिति में आपको मिलेगा इफ के साथ एल्स। तो होता क्या है कि आप इफ लगाओगे, कंडीशन लिखोगे, तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंतर्गत जो कोड्स लिखे हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। और मान लेते हैं कि ये कंडीशन का मूल्यांकन अगर फॉल्स हुआ तो वो सीधे एल्स में आ जाएगा और एल्स के ब्लॉक में जो कोड लिखे होंगे उन्हें ये एग्जीक्यूट करेगा। तो हमारे जावा में इफ इस स्टेटमेंट का प्रयोग हम लोग कंडीशन को जांचने के लिए ही करते हैं।
बस इसमें फ़ायदा ये है कि इसमें ट्रू और फॉल्स ब्लॉक दोनों होते हैं। तो अगर आपका कंडीशन ट्रू हुआ तो वो इफ़ के ब्लॉक को करेगा, अगर फॉल्स हुआ तो वो एल्स के ब्लॉक को करेगा। याद दिलाने वाली बात है कि इफ एल्स का प्रयोग तभी किया जाता है जब आपके पास सिचुएशन, एग्जीक्यूट होने वाले सिचुएशन दो हों, या तो ये होगा या तो ये होगा। तो ऐसे स्थिति में हम या तो दोनों के लिए अलग अलग इफ बनाएं या इफ के साथ हम एल्स स्टेटमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आता है कि इसका भी एक डायग्राम देखा जाए फ्लो चार्ट के जरिए। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो इफ के ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, फिर आगे चला जाएगा। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या करेगा, एल्स वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा और फिर आगे के काम को करेगा। तो ये एक फ्लो चार्ट है हमारे जावा के इफ एल्स का। अब बात आता है कि अगर आपके पास सिचुएशन ऐसा आ जाए कि वहां आपको दो से अधिक मूल्यांकन करना हो, आपके पास सिचुएशन है कि ये काम होगा या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा, बहुत सारे वैरायटीज हैं, तब वहां इफ एल्स से काम नहीं चलेगा। तब ऐसे स्थिति में हमें इफ एल्स इफ का सहारा लेना होता है। तो ये स्टेटमेंट यूज होता है जब आप मल्टीपल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना चाहते हो अलग अलग स्थितियों में। इसका सिंटेक्स होता है कि इफ लिखा, जैसे पहला कंडीशन जांचा, अगर ट्रू है तो ये काम करेगा। अब अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स में आएगा और एल्स के साथ फिर एक दूसरा शर्त लगा दिया गया है, तो इसका मतलब ये फॉल्स हो और ये ट्रू हो तो इसको करेगा। अब अगर ये एल्स हो गया तो यहां आएगा और फिर एक शर्त लगा दिया गया। ऐसे करके आप कितना भी इसके साथ एल्स इफ लगा सकते हैं। और लास्ट में आप इसका एक फॉल्स ब्लॉक भी ऑप्शनल है, बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं। तो ये एक सिंटेक्स है जो हमारे इफ एल्स इफ का होता है। अगर इसका डायग्राम देखा जाए, फ्लो चार्ट देखा जाए, तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि कंडीशन 1 अगर ट्रू है तो उसके स्टेटमेंट को करेगा और फिर आगे जो है वो करेगा। अब अगर कंडीशन फॉल्स है तो दूसरे को चेक करेगा, ये भी फॉल्स है तो तीसरे को चेक करेगा। तो ये डायग्राम आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि इफ एल्स इफ कैसे काम करता है। अब एक लास्ट हमारा होता है जावा में नेस्टेड इफ होते हैं। तो हमारा जो नेस्टेड इफ होता है, तो नेस्ट माने होता है घोंसला। तो जब आप किसी एक स्टेटमेंट के अंदर उसी ही स्टेटमेंट को अगेन यूज करते हैं, रिपीट करते हैं, तो उस क्रिया को हम लोग नेस्टेड इफ बोलते हैं। तो आपको जावा अनुमति देता है कि आप किसी इफ के ब्लॉक में एक अनदर इफ यूज कर सकते हैं और उसके अंदर भी जरूरत पड़ने पे अनदर यूज कर सकते हैं। ये आउटर इफ हो जाएगा, ये इनर इफ हो जाएगा, ऐसे जितने भी आप चाहें नेस्ट कर सकते हैं हमारे इफ स्टेटमेंट में। तो इसमें होता क्या है कि अगर पहला वाला कंडीशन ट्रू होगा तो ही अंदर आएगा और अंदर आने पे तुरंत फिर दूसरे कंडीशन की बात हुई है, अगर वो भी ट्रू होगा तो आएगा, और अगर ये फॉल्स हो गया तो अंदर आएगा ही नहीं। तो ये हमारा सिंटेक्स होता है नेस्टेड इफ का, और ये इसका फ्लो चार्ट है, डायग्राम है, जिसमें समझाया जा रहा है कि आपका नेस्टेड इफ किस तरीके से काम करता है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको कंट्रोलिंग स्टेटमेंट के अंतर्गत इफ स्टेटमेंट को बताया है, उसके जो 4 वैरायटीज हैं वो मैंने बताए हैं, उनके सिंटेक्स बताए हैं। तो मोटा मोटा आप ये जान लें कि हम लोग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहे होते हैं, तो अगर हमें किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना हो एक कंडीशन, एक शर्त के तहत, तो ऐसे स्थिति में हमारा इफ आता है। और इफ में ये 4 वैरायटीज है जिनको मैंने सिंटेक्स के जरिए भी डेमोन्स्ट्रेट किया है, उसका एक डायग्राम फ्लो चार्ट बना के भी आपको दिखाया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अब जावा के छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाएंगे और उन छोटे छोटे प्रोग्राम्स में डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा कि ये किस तरीके से काम करते हैं। थोड़ा सा आपको ये चीज बता के मैं अवगत करा दूं कि जावा एक बहुत ही बड़ा लैंग्वेज है, पावरफुल लैंग्वेज है। तो जावा लैंग्वेज को अगर आप सीख रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक कोई इससे पहले बेसिक लैंग्वेज अगर आपने सीख रखा है तो जावा सीखने में आपको बहुत आसानी होगी। जैसे आपने सी लैंग्वेज को सीखा हुआ है, तो सी लैंग्वेज में जावा में जो हम अभी पढ़ रहे हैं या आगे कुछ दिनों में पढ़ेंगे वो सारी बातें क्लियर कराई जाती हैं और वहाँ प्रोग्रामिंग करना सिखाया जाता है। पर अगर आप जावा पढ़ रहे हो तो इसमें ऐसे आपका डेटा टाइप हो गया, वेरिएबल हो गया, ऑपरेटर्स हो गए,
कंट्रोलिंग स्टेटमेंट हो गए, एरेस तक का जो पूरा सिलेबस है वो एज इट इज होता है। तो हमें जावा में इन पे बहुत ज़्यादा समय नहीं खर्च करना है, इनका एक सिंटेक्स और एक यूज जल्दी जल्दी देख लेना है और फिर हम लोग डायरेक्ट ऊप्स में पहुंचेंगे और फिर जावा की जो फीचर्स है, प्रॉपर्टीज है जो सी या सी प्लस प्लस से नहीं मिलती है, उनमें हम ज़्यादा टाइम दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए एक प्रोग्राम मैं बना रहा हूं जिसमें फिलहाल मैं इफ स्टेटमेंट को डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा। तो जैसे मैंने कल बताया था कि जावा का प्रोग्राम लिखने के लिए आप नोटपैड का सहारा ले सकते हैं या किसी आईडी का सहारा ले सकते हैं। मैंने नेटबीन्स में प्रोग्राम बना के दिखाया था, मगर नेटबीन्स थोड़ा भारी भरकम है, वो बहुत मेमोरी लेता है और एग्जीक्यूशन वगैरह में टाइम लगता है। इसीलिए मैं फिलहाल नोटपैड में प्रोग्राम लिखूंगा और मैनुअली इसे बिन में जाके, जेडीके के बिन में जाके इसको कंपाइल और एग्जीक्यूट करूंगा। और आगे से मैंने ब्लूजे भी इंस्टॉल किया हुआ है, तो उसमें मैं सारे कोड को एग्जीक्यूट करूंगा। खैर, तो यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाया। जावा में जरूरी है कि सारे प्रोग्राम क्लास के तहत हों, उसका नाम मैंने टेस्ट दे दिया है। और टेस्ट के अंदर आके मेन मेथड को लिखा जाएगा, पब्लिक स्टैटिक, यहाँ आ गया वैड, यहाँ आ गया मेन के अंदर आ गया स्ट्रिंग, फिर आपका आ गया आर्ग्स। तो ये तो खैर आपको एवरी प्रोग्राम में फिलहाल एज इट इज लिखना ही होगा। अब हमें स्पेशली चेक करना है इफ स्टेटमेंट के चारों वैरायटीज को। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, चूंकि जावा में इनपुट स्टेटमेंट जो होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो अभी हम अपने सिंटेक्स को जांचने के लिए वेरिएबल लेके उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर देंगे। वैल्यू इनपुट का काम नहीं करेंगे, वैल्यू पहले से एज्यूम करके एक वेरिएबल में डाल देंगे और उसी के लिए ही हम लोग प्रोग्राम इफ के ऊपर जांचेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक इंटीजर करके वेरिएबल लिया हुआ है और इसकी वैल्यू मान लेते हैं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10। ये हो गया। अभी फिलहाल मैं इफ स्टेटमेंट का प्रयोग नहीं कर रहा हूं और सीधे सीधे यहां मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके मैं x को यहां पे प्रिंट कर लेता हूं और यहां हमारा मेन मेथड बंद हो गया, यह हमारा क्लास बंद हो गया। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में मैंने क्लास का नाम test1 दिया है और इसमें केवल एक वेरिएबल मैंने इंटीजर टाइप का लिया है और उसी वेरिएबल को फिलहाल मैं प्रिंट कर रहा हूं। अभी मैं इफ स्टेटमेंट का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। अब हमें इसे सेव करना होगा। सेव करने के लिए मैंने आपको पीछे के वीडियो में बताया था कि जेडीके का जो बिन नाम का फोल्डर है, आपको जावा के प्रोग्राम को वहीं सेव करने होंगे, चूंकि जावा का कंपाइलर इंटरप्रेटर वहीं पे है। या अगर आप एक अलग फोल्डर बनाए हुए हैं तो उस अलग फोल्डर में जावा के फाइल को सेव कर सकते हैं। और आपको एक पाथ सेट करना होगा, जो कल मैंने बताया था। उस पाथ को सेट करके आप किसी अनदर ड्राइव या फोल्डर में रख के अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो चलिए मैं क्या करता हूं कि एक नया फोल्डर बना लेता हूं और आगे से सारे जावा के प्रोग्राम को मैं उसी में ही सेव करूंगा। तो मैंने क्या किया है, यहाँ मेरे पास एक जी ड्राइव है। इस जी ड्राइव में मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ और उस फोल्डर का नाम मैं टेस्ट कर देता हूँ और इसी के ही अंदर आप अपने जावा के प्रोग्राम को सेव करेंगे। तो सेव करते समय आपको प्रोग्राम का नाम वही देना है जो आपके क्लास के नाम है, test1। ये ध्यान देना है कि जो क्लास का नाम होता है उसी नाम से प्रोग्राम सेव होता है। और डॉट का सिंबल लगा के आपको जावा एक्सटेंशन देना होगा। तो ये हमारा प्रोग्राम सेव हो गया। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप चलते हैं डॉस में। अब चूंकि मैंने जी ड्राइव में अपना बना रखा है फोल्डर, तो जी में मैं चला जाता हूं, टेस्ट नाम के फोल्डर में चला जाता हूं। मैं dir अगर करता हूं तो यहां अगर आप देखें तो test1.java नाम का एक हमें फाइल दिख रहा है। अब मैं इसको कंपाइल कर लेता हूं। तो कंपाइल करने का तरीका है, जावा सी लिखा जाएगा। जावा सी लिखने के बाद आप test1 लिखेंगे और डॉट एक्सटेंशन लगा के जावा लिखेंगे। और जावा सी जो है ये आपके जावा का कंपाइलर है। हालांकि ये जेडीके के बिन में पड़ा हुआ है, मगर मैंने परमानेंट पाथ सेट कर रखा है, इसलिए मैं अलग लोकेशन पे रह के उसको यूज कर पा रहा हूं।
अब अगर हमारे प्रोग्राम में कोई एरर होगा तो ये हमें सूचित करेगा, अगर एरर नहीं होगा तो कोई सूचना नहीं आएगी और हमें प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। दैट मीन्स हमारा जावा का प्रोग्राम सही है। अब अगर dir आप करोगे तो देखो एक test1.java है जो सोर्स कोड है, और एक test1.class है जो आफ्टर हमारे कंपाइल एक फाइल तैयार हुई है। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप जावा लिखेंगे और जावा के बाद आप केवल अपने प्रोग्राम का जो नाम है test1 लिखेंगे और इंटर करेंगे। तो चूंकि मैंने x की वैल्यू 10 दी थी इसलिए मुझे यहाँ पे 10 दिख गया। अब मैं एक सिचुएशन बनाता हूं, उस सिचुएशन के तहत मैं अपने जावा के इफ स्टेटमेंट का प्रयोग करता हूं। तो अभी देखिए क्या हो रहा है, थोड़ा सा इसको और बेहतर कर लिया जाए। यहाँ जो x लिखा हुआ है, यहाँ अगर आप चाहें तो एक मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया वैल्यू ऑफ x, ये कर लिया और इन्वर्टेड कोड करके यहाँ प्लस का निशान लगा दिया। तो प्लस का निशान जो होता है वो ये सूचना देता है कि इन दोनों आउटपुट को हमें प्रिंट करना है, या तो अलग से सिस्टम डॉट आउट करके x को प्रिंट किया जाए। तो चूंकि ये एक स्ट्रिंग है तो ये इन्वर्टेड कोड में है, और ये एक वेरिएबल है तो ये इन्वर्टेड कोड में नहीं होगा, इसलिए प्लस करके इसे हमें कनेक्ट करना पड़ा, जोड़ना पड़ा। अब इसको मैं सेव कर लूं, और सेव करने के बाद चूंकि मैंने अपने सोर्स कोड में बदलाव किया है तो पहले मैं इसे कंपाइल कर लूंगा, और कंपाइल अगर नहीं करके मैं डायरेक्ट रन करता तो पुराना वाला ही आउटपुट आता। अब अगर आप देखें इस प्रोग्राम को रन करके तो देखें तो वैल्यू ऑफ x इक्वल 10 हमारा लिख के आ रहा है, ये हो जाता है। अब चलिए इफ स्टेटमेंट का यूज किया जाए। तो देखिए मैं यहाँ पे चाहता हूं कि मैंने x की वैल्यू इनिशियलाइज 10 की है। अब 10 के बजाय कोई भी वैल्यू आप दे सकते हो। तो मैं चाहता हूं कि x की वैल्यू तभी ही प्रिंट हो जब वो 100 से अबव हो। तो मैंने यहां पे लिखा इफ, और इफ के साथ एक शर्त लगा दिया x ग्रेटर देन एन इक्वल 100। तो यहां मैंने एक के शर्त लगा दिया। अब मैंने यहां पे क्या किया है कि इसका एक ब्रेस खोला है, और इसके ब्रेस को खोलने के बाद मैं इफ के ब्लॉक को यहां पे क्लोज कर देता हूं। तो यहां अगर आप देखो तो मैंने एक वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू 10 की है, और 10 करने के बाद मैंने जांचा है कि अगर x की वैल्यू 100 से अबव होगी तभी ही वो x को प्रिंट करेगा। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट हो गया, ये वाला जो लाइन हो गया, वो इस इफ के ट्रू ब्लॉक में हो गया। तो अगर आपका मूल्यांकन ट्रू होगा तभी ही ये प्रिंट होगा, अन्यथा नहीं प्रिंट होगा। हमें पहले से पता है नहीं प्रिंट होगा, क्योंकि x की वैल्यू 10 दे रखा है, 10 100 से बड़ा नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स होगा। तो फॉल्स होगा तो इफ के ब्लॉक में नहीं आएगा, तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और नीचे चूंकि कोई क्रिया नहीं लिखी है इसलिए आपके इस प्रोग्राम में कोई आउटपुट नहीं आएगा। चलिए जांच लेते हैं। तो मैंने यहां इसको सेव किया। अब चूंकि सोर्स कोड में तब्दीली हुआ है तो पहले इसे कंपाइल करना जरूरी है। कंपाइल में एरर नहीं आना चाहिए, फिलहाल नहीं आया। अब मैं प्रोग्राम को अगर रन करूं तो अगर आप देखो तो हमें कुछ भी आउटपुट नहीं मिल रहा है। इसलिए आउटपुट नहीं मिल रहा है चूंकि हमारा कंडीशन फॉल्स हो रहा था, और ट्रू ब्लॉक मैंने बनाया है, फॉल्स ब्लॉक मैंने बनाया नहीं है, इसलिए मुझे वो प्रिंट होकर नहीं दिखा रहा है। अब अगर मैं सिचुएशन ऐसा करूं कि इस वैल्यू को 100 से अबव कर दूं, तो अब अगर x की वैल्यू 101 है तो ये 100 से बड़ा है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो ट्रू हो जाएगा तो ये वाला जो एग्जीक्यूट हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट। तो चलिए इसको जांच करके देख लेते हैं। तो यहाँ आएंगे, पहले जावा को के कंपाइलर से प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, और कंपाइल करने के बाद हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखिए अब आपकी वैल्यू प्रिंट हो रही है 101, चूंकि कंडीशन हमारा ट्रू हो जाता है। तो ये एक तरीका है जिसके मदद से हम लोग अपने प्रोग्राम में इफ को यूज करते हैं। अब आप इफ के साथ चाहें तो एल्स ब्लॉक को भी लगा सकते हैं। जैसे यहां मैंने इफ में एक शर्त लगा ही रखा है कि अगर 100 से अबव होगा तो हमारे x की वैल्यू को प्रिंट करेगा। अब यहाँ थोड़ा एक सुटेबल मैसेज दे दिया जाए जिससे पता रहे यूजर को कि क्या प्रिंट हो रहा है। तो x इज ग्रेटर देन
100, ये लिख दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो वो इस मैसेज को प्रिंट करेगा। अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं और एल्स के ब्लॉक में आके इसको पेस्ट कर देता हूं और यहां पे लिख देता हूं x इज लेस देन 100 और यहां पर मैं एल्स के ब्लॉक को बंद कर देता हूं। तो अगर आप देख रहे होंगे तो यहां इफ के साथ एल्स आ गया। अभी चलिए अपने x की वैल्यू को मैं 10 ही कर देता हूं। इस इफ के मदद से मैं ये कह रहा हूं कि अगर x की वैल्यू 100 से बड़ी होगी तो ये इस संदेश को प्रिंट करे और अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो वो फिर इस संदेश को प्रिंट करे, यानी ये ट्रू ब्लॉक हो गया और ये आपका फॉल्स ब्लॉक हो गया। तो चूंकि x की वैल्यू 10 है तो कंडीशन फॉल्स होगा, तो फॉल्स होने पे सीधे वो एल्स को रिपोर्ट करेगा। तो हमारा जो ये मैसेज है वो हमें प्रिंट होके मिलना चाहिए कि x जो है वो लेस देन है 100 से। तो प्रोग्राम को पहले हम कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल के बाद चूंकि सोर्स कोड में मैं बदलाव कर रहा हूं, मैं अलग अलग फाइल नहीं बना रहा हूं, इसीलिए मुझे बार बार अपने प्रोग्राम को कंपाइल करना पड़ता है। अगर मैं कंपाइल नहीं करूं, डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर दूं, तो पुराना वाला जो आउटपुट था वही आएगा। तो अब अगर आप देखें तो यहां पे सीधे सीधे लिख के आ रहा है x इज लेस देन 100। तो चूंकि कंडीशन फॉल्स था तो इसलिए हमारा एल्स वाले वो ब्लॉक में आ गया। अब कंडीशन को चलिए यहाँ पे ट्रू कर लेते हैं। मैंने वैल्यू थोड़ी बड़ी कर दी। अब मैं इसे कंपाइल करूंगा तो वो देखिए क्या मैसेज देता है। ये मैंने कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो देखिए अब आ रहा है कि x इज ग्रेटर देन 100। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे इफ और एल्स का प्रयोग करने का। तो ये हमारा दूसरा रूप हो गया। पहले वाले में हमने केवल इफ सीखा था, दूसरे वाले में मैंने उसका फॉल्स ब्लॉक भी लगाया, एल्स लगाया। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि एल्स इफ का प्रयोग कैसे किया जाता है। एल्स इफ का, तो एल्स इफ का प्रयोग तब होता है जब सिचुएशन शर्त 2 से अधिक हो जाए, माने काम जो है वो 2 से अधिक हो जाए और कौन सा काम होगा उसके लिए अलग अलग शर्तें हो जाए। जैसे मैंने यहाँ x की वैल्यू ली है और यहाँ इसकी वैल्यू मैंने 0 कर दी है। अब मैं जांचना चाहता हूं कि x की वैल्यू क्या पॉजिटिव है, x की वैल्यू क्या निगेटिव है, या x की वैल्यू 0 है। 3 सिचुएशन होता है। अगर कोई संख्या 0 से बड़ी है तो वो पॉजिटिव, कोई संख्या 0 से छोटी है तो निगेटिव, और अगर 0 है तो 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 3 हमें आउटपुट में से किसी एक को प्रिंट कराना है, पॉजिटिव, निगेटिव या 0। तो शर्तें हमें 3 लगानी होंगी। तो एक तरीका है या तो अलग अलग इफ लगाया जाए या एल्स इफ का प्रयोग आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो यहां पे लिखा गया कि x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो वो हमें यहां पे मैसेज प्रिंट कर देगा कि हमारा पॉजिटिव है। और ये x चाहे तो x को भी प्रिंट कर सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं कि ये कर दीजिए, यहां पहले x को प्रिंट कर दीजिए और फिर प्लस का निशान लगा दीजिए। तो इससे क्या होगा कि x का जो नंबर है वो प्रिंट होगा और उसके आगे लिख के आएगा पॉजिटिव। अब देखिए, अब यहां लिखा हुआ है एल्स। अब एल्स के बाद फिर इफ लग गया और यहां लगा दिया गया x लेस देन 0, माने मैं ये कहना चाहता हूं कि x की वैल्यू 0 से बड़ी नहीं है तो एल्स में आएगा। वो ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो एल्स में आएगा। और साथ साथ मैं ये जांच कर रहा हूं कि अगर x की वैल्यू 0 है तो यहां पे मैं क्या कर लेता हूं, x को प्रिंट करा लेता हूं और x को प्रिंट कराने के बाद एक संदेश में प्रिंट कर लेता हूं कि आपका नंबर क्या है, निगेटिव है। तो ये हो गया। अब क्या बचा? अब भाई या तो पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर इन दोनों में भी नहीं आ रहा है तो यहां एल्स करने के बाद यहां मैं एक मैसेज प्रिंट करा दूंगा, ये। अब यहां मैं एक मैसेज प्रिंट करा देता हूं। इस मैसेज में मैं प्रिंट करा देता हूं कि x की वैल्यू जो है वो क्या है, 0। तो ये एक प्रोग्राम है जो मैंने बनाया है
तो यहाँ पे प्रोग्राम थोड़ा बड़ा हुआ क्योंकि सिचुएशन ज़्यादा थे यहाँ एल्स इफ का प्रयोग किया गया है, इसे इफ एल्स इफ लेडर भी बोलते हैं। तो पहला शर्त ये जांचा गया है कि अगर नंबर यानी x की जो वैल्यू होगी अगर वो 0 से बड़ी होगी तो पॉजिटिव, एल्स माने 0 से बड़ी नहीं है तो एल्स में आएगा, साथ साथ अगर 0 से छोटा है तो निगेटिव। अब नीचे वाला एल्स बता रहा है कि अगर ऊपर वाले दोनों सिचुएशन नहीं है तो ये फॉल्स ब्लॉक में आएगा और 0 कर देगा। तो चूंकि x की वैल्यू मैंने 0 कर रखी है इसलिए आउटपुट हमें क्या मिलना चाहिए, 0 ही मिलना चाहिए। तो चलिए इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल कर लेता हूं और कंपाइल करके मैं रन करता हूं कि देखिए मेरा आउटपुट जो है वो सही आ रहा है कि नहीं। तो 0 आना चाहिए, देखिए यहां लिख के आ रहा है 0, क्योंकि हुआ क्या कि x की वैल्यू 0 थी तो वो ऊपर के दोनों सिचुएशन को नहीं मैच कर रहा था इसलिए एल्स में आ गया। अब चलिए मैं इसकी वैल्यू चेंज कर दूं, यहां मैं लिख दूं 9 लिख दूं। तो 9 लिखने पे क्या होगा कि पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि x की वैल्यू 9 है और 9 0 से बड़ी है तो यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट आना चाहिए। तो फिर इसको कंपाइल कर लिया जाए। कंपाइल करने के बाद में हम अपने प्रोग्राम को रन करके देख लें तो यहाँ अगर आप देखें तो अब पॉजिटिव मैसेज लिख के आ रहा है। अब एक सिचुएशन निगेटिव के लिए बना लिया जाए। निगेटिव में मैं यहाँ पे -7 दे देता हूँ। तो अब ये वैल्यू जो हो गई ये 0 से बड़ी नहीं है एल्स, पर 0 से छोटी है इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो अब इसको मैं कंपाइल करके एग्जीक्यूट करूंगा तो हमारा जो आउटपुट है वो हमें निगेटिव मिलना चाहिए, मिल गया। तो देखिए इस प्रोग्राम को मैंने 3 बार रन किया। 3 बार इसलिए रन किया क्योंकि मैं जांचना चाहता था कि मेरा जो इफ एल्स वाला ब्लॉक है वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फ्रेंड्स हमेशा याद रखिए कि अगर आप कोई प्रोग्राम बनाएं तो उस प्रोग्राम को आपने अलग अलग सिचुएशन के लिए अगर बनाया है तो सारे सिचुएशन को आप बारी बारी एग्जीक्यूट करके देख लिया करिए कि आपका रिजल्ट सारा सही आ रहा है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है कि पहला वाला इफ मान लो सही है, आगे वाले इफ में कोई परेशानी है तो आपने एक बार रन करके सेटिस्फाई कर लिया कि हाँ सही चल रहा है, पर आगे वाला अगर लॉजिकल कोई मिस्टेक है तो वो दिक्कत करेगा आपको, ये बात है। अब चलिए हम लोग प्लान करते हैं अपना जो लास्ट है एल्स इफ, सॉरी नेस्टेड इफ, यानी इफ के अंदर इफ की बात यहां हम लोग करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। यहां मैं क्या करता हूं, एक x की वैल्यू लेता हूं, उसकी वैल्यू 4 कर देता हूं, y की वैल्यू लेता हूं, उसकी वैल्यू 3 कर देता हूं, z की वैल्यू लेता हूं, उसकी वैल्यू 9 कर देता हूं। यानी उद्देश्य यह है कि 3 इंटीजर नंबर है, मुझे पता करना है कि तीनों में बड़ा कौन सा है, यह जांचना है। तो देखिए x की वैल्यू अगर y से बड़ी है, ये हो गया। अब देखिए इसके अंदर दूसरा इफ आ रहा है, फिर इफ x की वैल्यू z से, भाई x तभी तो बड़ा होगा जब वो y से भी बड़ा हो और z से भी बड़ा हो। तो अगर ऐसा मैसेज आ जाता है तो यहां हम लिख देंगे कि x को प्रिंट करा लिया और यहां पर लिख देंगे ग्रेटेस्ट नंबर, एक मैसेज दे दिया मैंने, ये हो गया। और यहां पर इस इफ को मैंने क्लोज कर दिया है। अब देखिए यहां एल्स आया, एल्स आया और एल्स ये जो है ये इस इफ का है। तो अगर वैल्यू x वाली y से बड़ी हुई तो यहां आएगा, z से भी बड़ी हुई तो कह देगा कि भाई आपका x बड़ा है। पर अगर एल्स होता है तो एल्स होने का मतलब x y से तो बड़ा है पर हमारे z से नहीं बड़ा है, तो कौन बड़ा हो जाएगा? तब हम कहेंगे कि हमारा बड़ा हो जाएगा z बड़ा हो जाएगा। तो मैं इसी को यहां से कॉपी कर लेता हूं कि लिखना ना पड़े मुझे। तो यहां से मैंने Ctrl+C किया और यहां मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। तो ये हमारा हो गया एल्स का ब्लॉक। अब अगर आप देखें तो मैं ऊपर वाले इफ को यहां पे क्लोज कर दे रहा हूं। तो यहां हुआ क्या कि अगर ये ट्रू है तो इसको चेक करेगा, ये भी ट्रू है तो कह देगा भाई x बड़ा है। अब अगर पहला वाला तो ट्रू था पर दूसरा वाला अगर फॉल्स हो गया तो कह देगा कि हमारा z बड़ा है। अब
ऊपर एल्स की बात आई है, तो अगर ये एल्स जो है ये आउटर वाले का, इफ का, पेरेंट वाले का, एक्स ग्रेटर देन वाई का है, तो अगर एक्स वाई से नहीं बड़ा है तो थोड़ा यहां जांच लें फिर लगा के कि क्या वाई बड़ा है जेड से, क्या वाई बड़ा है जेड से। और अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो हम कहेंगे कि कौन बड़ा है, वाई बड़ा है। यहां मैं पेस्ट कर देता हूं। अब देखिए इसका एल्स लगाइए आप, इस एल्स में आ गया मैं, और इस एल्स में मैं मैसेज दे दूंगा ये, तो यहां पे कह दूंगा कि मेरा कौन है, जेड। और यहां पर फिर इस एल्स को बंद कर दिया जाए और जो ऊपर वाला एल्स था उसको बंद कर दिया जाए। ये हमारे मेन का बंद हुआ और ये क्लास का। थोड़ा मैं साइज छोटा कर लूं जिससे प्रोग्राम एक विंडो में दिखने लगे, तो थोड़ा उसे समझना या कोई गलती तो नहीं हो रही है वो जज करना थोड़ा सही होगा। थोड़ा और छोटा मैं कर लूं, तो साइज इसका मैं कर लेता हूं 18, ये हो गया। तो देखिए हुआ क्या है, इफ x की वैल्यू y से बड़ी हो, z से बड़ी हो, तो x बड़ा है, एल्स इसका मतलब x y से तो बड़ा था मगर z से नहीं बड़ा हो पाया तो z ही बड़ा होगा। ये पहला वाला इफ बंद हो गया। एल्स होने का मतलब x y से बड़ा नहीं है, तो अब x अगर y से नहीं बड़ा है तो y को z से जांचा गया, अगर ऐसा है तो y बड़ा, और अगर y z से नहीं बड़ा है तो यहाँ पे z बड़ा। और ये ऊपर वाले ये जो ब्लॉक है ये इस वाले एल्स का बंद किया गया है। सबसे बेस्ट तरीका है अगर आप चेक करना चाहते हैं कि हमारा सारा पैरेंथेसिस बंद है कि नहीं बंद है, तो इस कोडिंग को अगर ऐसे स्ट्रक्चर में आप लिखेंगे तो यहाँ ट्रेस करना आसानी होता है। जैसे ये देखिए ये इसके अंतर्गत आ रहा है, ये इसके अंतर्गत आ रहा है, तो ये तरीका बेस्ट होता है खासकर जब आप किसी आईडी का सहारा नहीं ले रहे हैं, नोटपैड में ही काम कर रहे हैं, तो किसके बॉडी में किसके ब्लॉक में क्या है उसको अगर इस मैनर में आप लिखते हैं तो थोड़ा इजी होता है समझना कि किस इफ का कौन सा एल्स है, कहाँ ब्रेस खुला है, कहाँ ब्रेस बंद हुआ है। तो ये अब एक स्ट्रक्चर मैनर में आ रहा है। ये इफ का ब्लॉक था, बंद हुआ, ये एल्स का ब्लॉक था, ये बंद हुआ, ये इस इफ का बंद है, एल्स का बंद है, इस एफ का बंद है, एल्स का बंद है, और ये हमारा मेन का बंद हुआ है, और ये हमारे क्लास का बंद हुआ। थोड़ा ब्रेसेस का ध्यान हमें देना होगा। अब इसको मैं सेव कर लेता हूं और हमें पता है कि किसकी वैल्यू बड़ी है, जेड की वैल्यू बड़ी है, क्योंकि वैल्यू पहले से इनिशियलाइज कर रखा है, तो हमें जेड वाला आना चाहिए। तो यहां मैं कंपाइल कर लेता हूं। कंपाइल करने के बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, तो आप देखो यहाँ पे 9 माने जेड की जो वैल्यू थी वो यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है कि 9 बड़ा है, और आप देख लीजिए यहाँ 9 बड़ा है भी। अब चलिए मैं y को बड़ा करके देख लूँ, 13 कर दूं। मैंने बताया था ना कि जितने सिचुएशन है सबको आप जनरेट करके देखिए तो ये पता चलेगा कि प्रोग्राम सही है कि नहीं। अब 13 बड़ा है तो 13 हमें आउटपुट के रूप में मिलना चाहिए। तो यहां मैंने कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो देखिए 13 मिल रहा है, इसका मतलब हमारा काम कर रहा है सारा इफ। अब एक बार बड़ा कर लेते हैं हम अपने x को, इसको मैं 44 कर दूं, तो अब जो रिजल्ट्स आना चाहिए वो हमारा 44 का आना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो हमारा प्रोग्राम एकदम सही है। तो देखिए तीनों हमारे काम कर रहे हैं, जो वैल्यू हमारी बड़ी हो रही है उसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर हमें मिल रहा है। तो फ्रेंड्स मैंने पहले ही कहा था कि इनमें हमें बहुत ज़्यादा समय नहीं खर्च करना है, क्योंकि अगर आप जावा पढ़ने बैठे हैं तो मान के चला जाता है कि आप कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खासकर इफ लूप वगैरह तक जाने, तो बेस्ट तरीका है कि सी को पहले सीखा जाए। सी के भी मैंने
चैनल बना रखे हैं, उसके लगभग 34 वीडियोस हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। और इनमें मुझे ज़्यादा समय नहीं खर्च करना है। कल का जो क्लास होगा उसमें मैं स्विच केस के बारे में और लूप के बारे में बात करूंगा और जल्दी से इन्हें मैं ख़त्म करूंगा। फिर आगे का जो चीज़ होगा वो आपके लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो ये हो जाता है आपका क्लास। अब मैंने यहाँ पे ब्लू जे को भी इंस्टॉल कर लिया है। तो अगर आप भी ब्लू जे को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसका वेबसाइट है bluje.org। आप इसके डाउनलोड में चले आइएगा। तो डाउनलोड में आने पे आपको ये कई वर्जन दिखाएगा। विंडोज 7 64 बिट है, इसमें MSI इंस्टॉलर है, मैंने स्टैंडर्ड जिप वाला किया है, ऐसे मैक के लिए भी है, उबंटू के लिए भी है। तो आप इसको डाउनलोड करेंगे, थोड़ा बड़ा फाइल है, टाइम लगेगा। और डाउनलोड होने के बाद में ये एज ए जिप यहाँ हमें मिल गया है। और अभी मैं चाहूँ तो इसको इंस्टॉल कर सकता हूँ अपने कंप्यूटर में। अब ये थोड़ा टाइम टेक करेगा, तो मैं फ़िलहाल इसे इंस्टॉल कर लूँगा। और अगले क्लास से मैं कोशिश करूँगा कि जो आईडी हमारा ब्लू जे है, नेटबीन को मैं इसलिए नहीं प्रायोरिटी दे रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होने में, रिजल्ट्स आने में। तो क्विक सारा दिखाना है, इसीलिए मैंने उसको नहीं प्रायोरिटी दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को सेलेक्ट करिए। तो मैं अपना क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। आपका दिन